यस। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले थे अपन ने पहले पढ़े थे बच्चों, उसको अपन ले लेते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स पर एक फॉर्मूला बच्चों हमारा आया था, जब हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे थे कि आफ्टर टी टाइम बाद कितना कंसंट्रेशन हमारा बचता है। तो दिस इज सी टी इज इक्वल टू सी नॉट ई की पावर था बच्चों माइनस के इंटू टी। एक तो ये फॉर्मूला आपको प्लीज ध्यान रखना है कि आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद हमारा कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, तो हम ऐसे निकालेंगे, ठीक है। जिसको अपन ने बच्चों फाइनल सॉल्व किया था लॉग के टर्म में, तो कितना टाइम लगता है ना। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। कैपिटल के इज इक्वल टू यहाँ से 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ए डिवाइड बाई ए माइनस एक्स, ठीक है। ये जो ए है बच्चों वो सी नॉट है, और ए माइनस एक्स क्या है आपका सी टी है ना। तो सी जीरो बाई सी टी भी आप लिख सकते हो, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर बच्चों रेट कांस्टेंट पूछेगा तो अपन के को यहाँ से निकालेंगे, अगर टाइम पूछेगा तो टी को इधर कर देंगे, के को इधर कर देंगे। बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ भी दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद देखो हम लोगों ने एक फॉर्मूला और निकाला था, जिसमें बच्चों हाफ लाइफ के बारे में अपन ने बात करी थी, टी हाफ। तो टी हाफ की वैल्यू आपकी आई थी 0.693 डिवाइड बाई के। प्लीज बच्चों ध्यान रखो, टी हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स यही होता है ना, 0.693 डिवाइड बाई के। उसके बाद हम लोगों ने 75%, 90%, इस तरीके से काफी सारे इन्फॉर्मेशन हमने बेसिक हमने पार्ट देखा था। उसके बाद देखो हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों ये इंटरवल फॉर्मूला। ये बड़ा मतलब महत्वपूर्ण सा है कि इंटरवल फॉर्मूला को अपन कैसे समझते हैं। ओके, ध्यान देते हैं। तो एक पॉइंट और हमने डिस्कस किया था कि बच्चों अगर कभी क्वेश्चन आता है एवरेज लाइफ टू, है ना, एवरेज लाइफ। तो एवरेज लाइफ फॉर फर्स्ट लाइफ अगर आता है तो वैसे हमें पता है कि बच्चों के टी इक्वल टू क्या होता है, एल एन ऊपर आपका ई नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई ए, ऐसे लिखते हैं अपन। अगर इसको अगर मैं ई नॉट का टर्म निकालूं तो ई नॉट इज इक्वल टू बच्चों इधर हो जाएगा कैपिटल ए, और ई की पावर हो जाएगा माइनस के इंटू टी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा टर्म है। और उसके बाद देखो अगर सॉरी दिस इज प्लस के इंटू टी, और अगर मुझे ए निकालना होगा तो मैं लिखूंगा यहाँ से ए नॉट, और फिर हो जाएगा ई की पावर माइनस के इंटू टी, ठीक है। तो एक ये एवरेज लाइफ को लेकर, अगर क्वेश्चन हाफ लाइफ को लेकर आएगा तो हमें याद है जो फॉर्मूला भी मैंने जस्ट बताया। अगर क्वेश्चन आता है एवरेज लाइफ को लेकर, एवरेज लाइफ है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है ना, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि बच्चों एवरेज लाइफ आएगा ना, तो प्लीज ध्यान रखो ए इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के इंटू टी। बाकी देखो इसको अपन ने बोला था कि भाई इतना अगर हाफ लाइफ होगा एन की वैल्यू कुछ इतनी होगी, तो मैंने एक रिजल्ट निकाला था कि कैपिटल ए इक्वल टू था आपका ई नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई टू की पावर एन। एन यहाँ से नंबर ऑफ हाफ लाइफ, स्मॉल एन है वो है आपका नंबर ऑफ हाफ लाइफ। जो नंबर ऑफ जो हाफ लाइफ होंगे वो आपको यहाँ रखना है। बाकी सिंपल आपका जो फॉर्मूला है जो एक्सप्लेनेशन है उसे अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। एक सेकंड। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि बच्चों जो ए जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है, और हमें नंबर ऑफ हाफ लाइफ, क्वेश्चन में नंबर ऑफ हाफ लाइफ आपको एन ये आपको दिया जाएगा, तो इस तरीके से अपन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में टू की पावर एन करेंगे, आंसर आपको मिले, है ना। इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूँ। जैसे बच्चों मान लो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है आपका ई नॉट, ये कन्वर्ट हुआ है सपोज ई नॉट डिवाइड बाई टू, आधा हो गया है। तो इसके लिए बच्चों अपन बोलेंगे सर यहाँ पे टी हाफ डिफाइन हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो ये इसका भी हाफ होगा, जब ये हाफ होगा तो ये कितना बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा ए नॉट डिवाइड बाई फोर। तो एक न्यू हाफ लाइफ आपकी यहाँ डिफाइन हो जाएगी ना, टी हाफ। फिर उसके बाद ए नॉट बाई फोर, है ना, तो ये हो जाएगा ए नॉट डिवाइड बाई यहाँ पे एट, ये भी आधा हो जाएगा, तो एक न्यू हाफ लाइफ आपकी डिफाइन होगी। ऐसे क्वेश्चंस बड़े सिंपल क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्क्स बिल्कुल फ्री में आपको मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्टली क्या बोल सकता हूँ कि बच्चों यहाँ पे टी हाफ में 1 बोलूंगा, इसको टी हाफ 2 कर दूंगा, इसको टी हाफ में 3 कर दूंगा। तो देखो एन की वैल्यू पता चल रही है हमें, यही तो एन की वैल्यू है ना। इसके बाद देखो एक मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, इसी के ऊपर एक सीक्वेंस बनता है टी एवरेज, दैट इज इक्वल टू
ये आपको जो बच्चे जेई के हैं उनको समझ में आता है, ये सीरीज बनती है ए नॉट आधा हो गया ना इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट बाई 2 उसका टी हाफ प्लस फिर नेक्स्ट हुआ था तो ए नॉट डिवाइड बाई 4 करते हैं, तो नेक्स्ट फिर हाफ हुआ था, लेकिन यहाँ पे टी हाफ 2 हुआ था प्लस इसके बाद ए नॉट फिर से आधा होगा तो बच्चों ए नॉट बाई 8 हो जाएगा, देन आपका यहाँ पे होगा 3 टी हाफ हो जाएगा, है ना। इस तरीके से पूरा आपका यहाँ पे प्रोसेस चलेगा। डिवाइड बाई अपन क्या करते हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज ए नॉट। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो ए नॉट से तो ए नॉट हर जगह आपकी कैंसिल हो जाती है, ठीक है। तो सिर्फ आपका यहाँ से टी एवरेज का रिजल्ट आता है 1.44 इंटू टी हाफ और टी एवरेज का रिलेशन, ये बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है। टी हाफ और टी एवरेज का रिलेशन तो क्या होता है, ये रिलेशन आपका टी एवरेज इज इक्वल टू 1.44 इंटू टी हाफ। बिल्कुल बात समझ में आ रही है, प्लीज इसको ध्यान रखना। और यहीं से जब हम बात करते हैं कि अगर टी हाफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर कितना होता है, तो टी हाफ भी हमने पढ़ा था कि टी हाफ इज इक्वल टू हो जाएगा 0.693 डिवाइड बाई के। इस वैल्यू को उठा के अपन यहाँ पे पुट करेंगे टी हाफ की जगह, और यहाँ से टी एवरेज आपका देखो फाइनली कितना आने वाला है, तो यहाँ से फिर आपका हो जाएगा टी एवरेज, दिस इज टी एवरेज इक्वल टू 1.44 मल्टीप्लाइड बाई 0.693 डिवाइड बाई के, है ना। तो ये तो कांस्टेंट है पूरा, तो टी एवरेज जो आता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइड बाई के, ठीक है। 1 बाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपको यहाँ से दिखाई देगा। बिल्कुल बात समझ में आ रही है। तो टी एवरेज का रिलेशन आपसे आ सकता है, टी हाफ के बारे में आपको मैंने जस्ट अभी बताया 0.693 डिवाइड बाई आपका के, ठीक है। टी एवरेज के बारे में आता है तो अपन ऐसे लिखेंगे, बिल्कुल इजी है। ये सभी क्लियर हुआ। और ये ग्राफ मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। यस थैंक यू। इसके बाद देखो 1 सेकेंड, ओके। इसके बाद देखेंगे हम लोग कि बच्चों एक आता है इंटरवल फॉर्मूला। तो इंटरवल फॉर्मूला आपको ये भी ध्यान रखना है। इंटरवल फॉर्मूला देखो दो तरीके से, एक तो प्रेशर टर्म को लेके आता है और एक ये सिंपल इस तरीके से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि बच्चों T1 टाइम पे जो आपका डिसोसिएशन है वो x1 है, ऐसा बोलेगा। T2 टाइम पे जो डिसोसिएशन है वो आपका x2 है ना। तो फिर आपसे बोलेगा कि रेट कांस्टेंट का क्या आपका एक्सप्लेनेशन आएगा या जो भी है ना। तो T1 टाइम पे x1, T2 टाइम पे ये, तो कुछ भी नहीं करना, आपको जो वैल्यू दी जाएगी x1 को यहाँ लगाओ, x2 को यहाँ लगाओ, बाकी आपको a दिया जाएगा उसको पुट करना है, T1 माइनस T2 करना है, k निकल के आ जाएगा। ये भी फर्स्ट ऑर्डर है बट इंटरवल फॉर्मूला है कि इतने टाइम में इतना डिसोसिएशन, सेकेंड टाइम में इतना डिसोसिएशन, तो के पूछेगा सीधा ये लगाओ फॉर्मूला, आंसर आपको मिलेगा। सेकेंड देखो, फिर इसी में आपका ये हाफ लाइफ जिसको अपन ने भी डिस्कस किया है कि टी हाफ हो जाएगा, एक्स की वैल्यू बच्चों a/2 होगी और जो a माइनस एक्स है वो भी आपका a/2 होगा। तो फिर रिजल्टेंट टी हाफ हो जाएगा 1/k ln a डिवाइड बाई a/2, क्योंकि नीचे a माइनस एक्स की जगह अपन को a/2 पुट करना है। तो टी हाफ आपको मिलता है ln 2 डिवाइड बाई k, और बाद में रिजल्ट आपको यहाँ से मिलता है जिसकी वैल्यू होती है 0.693 डिवाइड बाई के। तो आप पूरे रिलेशन को याद मत रखो, आप सिर्फ इसको ध्यान दो। ये आया कैसे है वो मैंने बताया, टी हाफ हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आपकी हाफ हो जाएगी, है ना, और ए माइनस एक्स कितना होगा वो भी आपका हाफ डिफाइन किया जाएगा। बाकी इसके ग्राफ है, तो ग्राफ बच्चों देख लेते हैं। अगर आपका ln 80 टी टाइम के बाद कॉन्सेंट्रेशन ये दे रखा है और टाइम आपका यहाँ पे लिया है, तो फिर यहाँ से आप इसे कंपेयर कर सकते हो बाई इक्वल टू mx प्लस सी के साथ। तो स्लोप यहाँ पे कैसा आएगा बच्चों, माइनस के इंटू टी है, टी अपन ने नीचे लिया है तो m इंटू एक्स, एक्स को नीचे लिया है तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m इक्वल टू हो जाएगा माइनस के, बस। तो माइनस के मतलब स्लोप डिक्रीजिंग होगा। और इंटरसेप्ट कैसा है, ln e नॉट है, मतलब ये पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, इसलिए ग्राफ कहाँ हुआ, ओरिजिन से ऊपर चला गया और फिर डिक्रीजिंग हो गया। टी हाफ और के का रिलेशन कभी भी आता है ग्राफ बनाने को कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये रहा, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो बच्चों को पता है फर्स्ट ऑर्डर में इंडिपेंडेंट होता है ना, जीरो ऑर्डर में डिपेंड हो रहा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो वो आपको मिलेगा इस तरीके से, है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये डायरेक्ट ग्राफ आते हैं। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से हम लोग।
इसको ट्राई करते हैं बच्चों। क्वेश्चन है, इफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 75% कंप्लीट इन 72 मिनट, देन हाउ लॉन्ग टाइम इट विल टेक फॉर 50 मिनट कंप्लीशन। तो 75 कंप्लीट हुआ है तो इसके लिए 72 मिनट है, तो कितना टाइम लेगा 50% कंप्लीशन के लिए। चलो ट्राई करो एक बार। यस, देखो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको जल्दी से। डी ऑप्शन विग्नेश का भी आ गया, ओके डन। देखो मैं ना कुछ आपको रिलेशन बताता हूँ। अगर बच्चों जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है तो उसमें अगर कंपैरिजन करना होता है, एक जैसे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये था, देन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कुछ ऐसा है, तो वहां पे आता है। तो इनिशियल कंडीशन में x डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू x2 बाई T2। एक तो ये रिलेशन कंपैरिजन करने के लिए आता है जीरो ऑर्डर में। दूसरा, जो जीरो डायरेक्शन है अगर उसमें 75% कंप्लीशन कुछ ऐसा आता है, तो 75% इज इक्वल टू 3/2 इंटू T 50%। ये जीरो डायरेक्शन को लेके है ना, इट इज यूज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जीरो ऑर्डर की अपन बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद एक रिलेशन और आता है जीरो ऑर्डर के अंदर कि अगर बच्चों T 100% पूछा गया पूरा कंप्लीशन, तो 2 इंटू 250% होता है ना। इसको फॉलो करते हैं जीरो ऑर्डर के अंदर। और यहीं पर अगर फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स होता है तो बड़ा सिंपल सा रिलेशन है आपका, T 75% इज इक्वल टू 2 इंटू T 50%। डायरेक्ट रिलेशन आता है फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स में। जब अपन सॉल्व करते हैं तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जो रिलेशन अपन ने अभी लिखा है ना सामने, T 75% 2 इंटू T 50%, तो वही बोला है। देखो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स है, 75% कंप्लीशन में 72 मिनट लगे, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे आप देख लो 72 इज इक्वल टू 2 इंटू, आपको निकलना है T 50% ना, बस। तो बस डिवाइड कर दो, तो 72 डिवाइड बाई 2, तो यही बच्चों आंसर होगा। तो इसे कैंसिल करेंगे तो आपको 36 इज द आंसर। अब देखो मैंने कहा आपसे, देखो कितना इजी क्वेश्चन था, तो आपको अगर ये रिलेशन पता है तो बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा ना। और ऐसे और भी मैं रिलेशन लिखता हूँ आपको। जैसे बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है 87.5%, तो ये होता है 3 इंटू T 50%, एक ये रिलेशन होता है। मैं रिलेशन आपको डायरेक्टली भेज दूंगा, एक बार आप बिल्कुल देख लेना, इनको अच्छे से लिख के देख लेना एक दो बार, आपको समझ में आएगा। अगर मैं पूछता हूँ T 90.75% के अराउंड कुछ आ रहा है, यही वैल्यू आती है, तो इसको अपन 4 कर देंगे। मतलब हो क्या रहा है, T 75% पे 2 इंटू T 50% करते हैं। T 50 ना T हाफ, T 50% का मतलब होता है T हाफ, हाफ लाइफ। फिर मैंने बोला कि T 87.5, तो यहाँ पे 3 बढ़ गया, मतलब यहाँ पे नंबर बढ़ गया है 3n की वैल्यू। मैंने बोला T 93.75%, तो 4 इंटू T हाफ T 50%। ये समझ में आ रहा है आपको, मतलब ये वैल्यू बढ़ती जा रही है। एक बार अगर आप ऑब्जर्व करोगे समझ में आएगा। अगर मैं बोलता हूँ बच्चों T 100% होगा, तो बताओ कितना होगा। तो ये 10 इंटू T हाफ, T 50% बोलो या T हाफ बोलो, तो आपका 10 हो जाएगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है बिल्कुल। अगर मैं बोलता हूँ T 90% कितना होगा, T 90% की अगर बात करी जाए, T हाफ का रिलेशन क्या होगा, तो ये 10/3 इंटू T 50%। ये डायरेक्ट रिलेशन अगर आपको याद है ना, तो सीधा क्वेश्चन बन जाता है। मैं बोलूँ कि T 99% पे क्या होगा, या फिर आप फिर सिंपल फर्स्ट ऑर्डर का पूरा सीक्वेंस फॉलो करो जो मैंने बताया था आपको, लंबा सा मेथड, उस पे जाओ। तो 2 इंटू T 90%, इसको ऐसे लिखते हैं। 90% जो है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो T 99% आपको मिलता जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन आता है 99% और 90% का रिलेशन, तो T 99.9% इज इक्वल टू होता है 3 इंटू T 90%। एक ये रिलेशन भी ध्यान रखो आप। तो बहुत से इस तरीके से मैं टोटल आपको बताऊंगा 8 रिलेशन होते हैं। आप 8 रिलेशन ध्यान रखोगे, क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को। तो हमारा यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ, 36, मतलब डी ऑप्शन। यस देखो डी ऑप्शन इज करेक्ट। आप एक्सप्लेनेशन देख लो, ये रहा बेटा। हमें तो सिंपल याद था तो आपने सीधा सॉल्व कर दिया, बाकी आप यहाँ पे आ जाओ। दूसरे सभी लोग देख लें, के इज इक्वल टू बेटा ये फॉर्मूला होता है हमारा, है ना, ए डिवाइड बाई ए माइनस एक्स, यही होता है। तो बेटा परसेंटेज निकालने हैं तो ए की वैल्यू कितनी अपन मानेंगे, 100 मानेंगे बस। तो ए की वैल्यू 100, 100 डिवाइड बाई एक्स। तो फिर वो बोल रहा है कि यहाँ से ए इज इक्वल टू, सॉरी दिस इज T 75 है ना, 75 है। और फिर यहाँ पे 100 डिवाइड बाई 100 माइनस करेंगे तो यहाँ से 75, तो 25 बचेगा। इसे सॉल्व करेंगे 4 log 4 की वैल्यू, और यहाँ से करेंगे सॉल्व तो यहाँ से आंसर के आ जाएगा। के आते ही आपको टी की वैल्यू निकालनी है, तो 2.303 डिवाइड बाई आपकी ये वैल्यू log 100 डिवाइड बाई 50, तो 36 मिनट।
अब देख लो ये लंबा सा मेथड है, अगर आपको डायरेक्टली पता था तो सीधा सॉल्व हो सकता है। करते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अपन ने डिस्कस किया है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है। रिएक्शन इन विच वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1 बट मॉलिक्युलरिटी इज मोर। मॉलिक्युलरिटी आपकी एक से अधिक होगी बट वहां पे जो ऑर्डर है वो आपका 1 होगा, तो उसको बोलते हैं स्यूडो यूनिमोलिकुलर या स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर फर्स्ट एग्जांपल की बात करें तो हाइड्रोलिसिस ऑफ का एग्जांपल। तो हमने यहाँ पे लिस्ट लिया है कंडीशन फॉलो किया। आपको क्या दिख रहा है, ये मॉलिक्यूल है, एक ईस्टर है, एक वाटर मॉलिक्यूल। आपको मॉलिक्युलरिटी 2 दिख रही है, बिल्कुल सही है। बट मॉलिक्युलरिटी एक्चुअली अगर मैं बात करूं सही से तो क्या वाटर मॉलिक्यूल्स का यूज करना पड़ेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स इज प्रेजेंट इन एक्सिस, हेंस इट्स कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट। तो हम जब रेट लिखेंगे ना तो रेट का बेटा जो टर्म आएगा वो कभी भी वाटर पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना। तो मैंने के इंटू वाटर को मैंने मान लिया बच्चों के डैश, और के डैश को अपन ने यहाँ फॉलो किया है, तो समझ में आया। तो रेट जो हमने लिखा है, तो रेट लिखते समय रेट किस पे डिपेंड करेगा? ओनली ईस्टर के ऊपर, ना कि वाटर मॉलिक्यूल्स पे, बिकॉज वो एक्सिस में है। तो जो एक्सिस में होगा तो उस पर कभी भी आपका रेट क्या होगा वो डिपेंड नहीं करेगा। तो दिस इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन। सेकेंड एग्जांपल एनसीईआरटी का लेते हैं, इमर्जन ऑफ कैन शुगर। हमने पढ़ा था कैन शुगर तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में ब्रेक होगा। यहाँ बच्चों फिर से वाटर मॉलिक्यूल आएगा तो इसको यूज नहीं करेंगे बिकॉज इट इज एन एक्सिस। इफ वाटर मॉलिक्यूल इज एन एक्सिस देन concentration is constant। तो k डैश इज इक्वल टू k इनटू वाटर। तो अपन ने k डैश यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर दिया। तो इस रिएक्शन के लिए अपन रेट लिखेंगे तो बच्चों रेट का एक्सप्रेशन ये आपको देखने को मिलेगा। तो इसको बोलते हैं स्यूडो यूनिमोलिकुलर। दिख तो रहा है कि 2 मॉलिक्यूल्स हैं बट एक्चुअली में तो आपको एक ही मॉलिक्यूल्स दिख रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट अपन बात करते हैं कोलिजन थ्योरी पे। यस, तो कोलिजन थ्योरी की बच्चों बात करेंगे तो कोलिजन थ्योरी में क्या है, फॉर इफेक्टिव कोलिजन्स फॉलोइंग 2 कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड एट ए टाइम। जब बच्चों एटम्स मॉलिक्यूल्स आपस में जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो एटम्स मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं। तो कोलाइड करने के बाद बच्चों बनाते हैं प्रोडक्ट। तो कोई भी एटम्स मॉलिक्यूल्स कोलिजन कैसे करेगा? जैसे मैंने बोला ए प्लस बी, तो ए प्लस बी बच्चों रिएक्टेंट हैं, तो इनके एटम्स का कोलिजन किस ढंग से होना चाहिए कि बच्चों वहां से आपका एक मिलना चाहिए प्रॉपर प्रोडक्ट। तो 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट पॉजेस ए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के पास मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को वो डिफाइन करते हो, पहली चीज। तो आपका कोलिजन प्रॉपर होगा, इफेक्टिव होगा। दूसरा, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए कोलिजन का, कि मान लो ए के जो एटम्स हैं बच्चों एक्स एक्सिस से आ रहे हैं तो बी के एटम भी एक्स एक्सिस से आने चाहिए तो ही कोलिजन होगा। जैसे इस तरीके से मान लो आप, अगर ए का बच्चों एटम देखो इस तरीके से आ रहा है इस डायरेक्शन में एक्स में, और जो बी के एटम्स हैं वो इस तरीके से ऊपर जा रहे हैं, तो क्या कभी कोलिजन हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो एनर्जी मस्ट बी सिमिलर, लगभग एनर्जी बराबर होनी चाहिए और एनर्जी कम होनी चाहिए। दूसरा, उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन या डायरेक्शन भी होना चाहिए, तभी आपका इफेक्टिव कोलिजन होगा। जैसे आप यहाँ F और F2 है, यहाँ बच्चों NO2 है, तो देखो यहाँ पे लिखा है इनसफिशियंट काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बच्चों इनसफिशियंट है, इतनी काइनेटिक नहीं है इनके पास कि एटम्स क्लोज जा सकें, मॉलिक्यूल्स पास पास आ सकें। जब सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं होगी तो कोलिजन यहाँ पे नहीं होगा। कोलिजन नहीं होगा तो बच्चों बोलेंगे नो रिएक्शन, तो रिएक्शन परफॉर्म नहीं हुई। दूसरी बात करेंगे कि यहाँ पे ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है एंड ओरिएंटेशन भी है। मतलब देखो ये इधर आ रहा है, ये इधर जा रहा है, तो कोलिजन करेगा। कोलिजन करने से एन और एफ बच्चों कनेक्शन में आएगा, तो एन एफ देखो यहाँ पे बॉन्डेड बॉन्डेड हो चुका है। उसके बाद फ्लोरीन एक बच्चों यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, तो ये बन गया आपका प्रोडक्ट, और एक बन गया प्रोडक्ट आपका ये। बिल्कुल सही। दूसरा, एक बच्चों देखो इनकरेक्ट ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन करेक्ट नहीं है। कैसे? कि 2 फ्लोरीन एक साथ कनेक्ट कर रहे हैं 2 O के साथ, तो आपको लगेगा कि देखो यहाँ से सर कोलिजन तो हो गया, बट एक्चुअली में ये कोलिजन परफॉर्म हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनका ओरिएंटेशन और जो डायरेक्शन है, एन के साथ एफ की कनेक्टिविटी प्रॉपर हो रही है अगर बनाना है प्रोडक्ट, है ना। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, एन के साथ 2 O कनेक्ट हो गए हैं। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे 2 F इस तरीके से रिलीज हो गए हैं। मतलब डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। ये जो ओरिएंटेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको लग रहा है एक्स एक्सिस में ऐसा नहीं है, यानी कि एक्सिस डिफरेंट है। अगर एक्सिस डिफरेंट होंगे, एनर्जी सफिशिएंट नहीं होगी, तो रिएक्शन आपका परफॉर्म नहीं हो सकता है। 2 कंडीशन बहुत जरूरी है रिएक्शन को परफॉर्म होने के लिए।
तो कोलिजन थ्योरी बच्चों क्या कहती है कि इसमें एक एनर्जी आती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी का बेसिक मतलब क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच मस्ट बी पॉज्ड बाय द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स फॉर ए केमिकल रिएक्शन टू ऑकर। ठीक है, तो में जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है इट इज डिफाइंड फॉर द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को लेके डिफाइन होगा, द रिएक्टेंट को लेके डिफाइन होगा, उनकी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो बच्चों किसी भी केमिकल रिएक्शन को सपोर्ट करती हो, वो किसकी होती है? मॉलिक्यूल्स की होती है जो आपके रिएक्टेंट है। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? तो एक्टिवेशन एनर्जी को बच्चों बोलेंगे द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी। वो भी मिनिमम है लेकिन ये मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट, और इसको हम लोग सप्लाई करते हैं, इसको अपन लोग सप्लाई करेंगे, डिफाइन करेंगे। रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स फॉर कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। रिएक्शन को स्टार्ट होना है, रिएक्शन को स्टार्ट होना है तो उसको बच्चे बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। रिएक्शन जब प्रोसेस हो रही है और उस केस में बन रहा है प्रोडक्ट, तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को बनाने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना पड़ेगा, देन इट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी रिएक्शन जब जस्ट स्टार्ट होगा, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी उस केस में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? रिएक्टेंट के ऊपर। तो नाउ वी विल चेक ग्राफ। आप फटाफट से देख लो एक बार बच्चों, एक्सोथर्मिक का ग्राफ और यहाँ पे एंडोथर्मिक का ग्राफ। एक्सोथर्मिक ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से। ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की बच्चों एनर्जी यहाँ पे अधिक है। डेल्टा एच कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। अगर डेल्टा एच बच्चों नेगेटिव होगा तो हम क्या करेंगे? जो बैकवर्ड साइड की वैल्यू है और जो फॉरवर्ड साइड की वैल्यू है उसको अपन माइनस करेंगे। तो देखो अब रिएक्टेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ तक बच्चों क्या है? यहाँ से बनाएगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, है ना। तो ये है EAF। EAF का मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड। तो रिएक्टेंट से बच्चों कन्वर्ट टू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, तो वहां पे देना पड़ेगा एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड। ठीक है, फिर बच्चों एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बाद फिर से एनर्जी आपके देखो डिक्रीज हो रही है। तो बेसिक पॉइंट क्या है कि अगर बच्चों एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर बी, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होती है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर द फॉरवर्ड, बैकवर्ड की एनर्जी अधिक है फॉरवर्ड से, तो उस केस में आपको जो प्रोसेस दिख रहा है इसमें डेल्टा एच नेगेटिव आने वाला है। क्यों? क्योंकि बैकवर्ड की वैल्यू मैक्सिमम है, फॉरवर्ड की वैल्यू कम है, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज ही होगी ना। तो रिलीज होगी तो डेल्टा एच कैसा होगा? नेगेटिव। कभी कभी ग्राफ भी आते हैं सीधे इस तरीके से। EF क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ये भी है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। अब दूसरा देखो एंडोथर्मिक में पॉजिटिव आना चाहिए, तो ये ग्राफ देखो स्टार्ट तो यहीं से होगा, बट यहाँ जो प्रोडक्ट होगा ना उसकी एनर्जी यहाँ पे जाके फिनिश हो जाएगी इस पॉइंट पे। तो सीधे ग्राफ आप ध्यान रखो। एक्सोथर्मिक में क्या होगा? प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी तो वो नीचे तक आएगा, देखो एनर्जी कम हुई कि नहीं हुई पोटेंशियल। और एंडोथर्मिक में अपन हीट सप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट की एनर्जी बच्चों ऊपर ही रह जाएगा, रिएक्टेंट देखो नीचे। सिंपल सा है, आप ग्राफ को बस डायरेक्टली देखो समझ में आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी मेनली डिपेंड्स अपॉन। एक्टिवेशन एनर्जी कौन कौन से फैक्टर्स पे आपका डिपेंड करता है? तो एक्टिवेशन एनर्जी बच्चों डिपेंड करती है, फर्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के नेचर पे कि फॉर द डिफरेंट रिएक्टेंट नंबर ऑफ बॉन्ड्स एंड बॉन्ड एनर्जीज आर डिफरेंट, देयरफॉर एक्टिवेशन एनर्जी विल आल्सो बी डिफरेंट। मतलब जितने भी रिएक्टेंट होंगे उनके बॉन्ड डिफरेंट होंगे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं, आयनिक बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड वो भी हो सकता है, तो बॉन्ड एनर्जी भी डिफरेंट होगी। तो वहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू भी आपकी डिफरेंट होती है। तो द रिएक्शन व्हिच हैव लेस एक्टिवेशन एनर्जी टेक प्लेस फास्टर। एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रिएक्शन फास्ट होगी। जैसे आपको मैंने एग्जांपल भी दिया था, जैसे मान लो हम लोगों को यहाँ से पुणे तक जाना है, ठीक है ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होने का मतलब बच्चों क्या है? ज्यादा होने का मतलब ये है कि जो माउंटेन है उसके ऊपर ही टनल बनाती है, तो टनल बच्चों कैसे काम कर रही है? उसने एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया है, तो अपन बहुत जल्दी 1 मिनट में टनल को क्रॉस कर सकते हैं। अगर टनल नहीं होगी तो अपन को ऊपर जाना पड़ेगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आपको ज्यादा डिफाइन करनी पड़ेगी, तो रिएक्शन काफी स्लो होगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी अगर बच्चों कम होगी तो उस केस में रिएक्शन काफी फास्ट होता है, इस बात को ध्यान रखना। सेकेंड पॉइंट इज प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट प्रोवाइड बच्चों क्या करता है? अल्टरनेट पाथ फॉर द रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट थ्रेशोल्ड एनर्जी डिक्रीजेस। अगर बच्चों हम कैटलिस्ट का यूज करेंगे तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज। जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, है ना, फॉर द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। और एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेस, सो रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीज। तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका कर जाएगा यहाँ पे इंक्रीज। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, कैटलिस्ट बच्चों यूज करेंगे
और ये कैटलिस्ट बच्चों कौन सा है, ये कैटलिस्ट जो अपन ऊपर बात कर रहे हैं ये आपका प्रोमोटर है। कैटलिस्ट यहाँ पे है ना, वो प्रोमोटर है, मतलब पॉजिटिव कैटलिस्ट है ये। और नीचे है कि अगर नेगेटिव कैटलिस्ट होगा, इनहिबिटर, पॉइजन टाइप, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी को इंक्रीज करेगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी भी इंक्रीज होगी, तो रिएक्शन का रेट बच्चों डिक्रीज होगा। तो अगर आपका पॉजिटिव कैटलिस्ट प्रोमोटर होता है तो वो क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा और रिएक्शन काफी फास्ट हो जाएगी। और नेगेटिव कैटलिस्ट हुआ तो थ्रेशोल्ड को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से अमाउंट जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो भी बढ़ जाएगी, उसे क्रॉस करना पड़ेगा, उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करना पड़ेगा, तो ज्यादा एनर्जी उसको लगानी पड़ेगी, एक्टिवेशन एनर्जी, तो रिएक्शन का रेट ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगा। ये भी बात क्लियर हुई कैटलिस्ट की वजह से कैसा इफेक्ट होगा। यस, जैसे अपन देखो यहाँ पे एक देख लेते हैं, प्रोसेस ऑफ रिएक्शन आपको दे रखा है। प्रोसेस ऑफ रिएक्शन के साथ देखो बच्चों, इधर आपने एनर्जी ली है तो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पे इनहिबिटर लिया है ना, और नेक्स्ट बच्चों एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, और यहाँ पे है कैटलिस्ट। तो ये कैटलिस्ट कैसा है, ये कैटलिस्ट आपका प्रमोटर है, प्रमोटर मतलब पॉजिटिव कैटलिस्ट है। जब अपन प्रमोटर यूज कर, देखो जब हम लोगों ने एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट लिया था तो बच्चों तो ग्राफ ऐसा गया था, मैं आपको ना रेड कलर से बनाता हूँ, ये इस तरीके से ये जा रहा है। जब हमने कैटलिस्ट नहीं था हमारे पास तो इस तरीके से जा रहा था, पॉजिटिव कैटलिस्ट नहीं था। जब पॉजिटिव कैटलिस्ट हमने यूज किया तो रिएक्शन हमारी ऐसी हो गई इस तरीके से, है ना, तो एक्टिवेशन एनर्जी देखो डिक्रीज हो गई, तो सिर्फ इतनी आपको देनी पड़ी, रिएक्शन काफी फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, और ये क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी हम बता रहे थे ना, वो बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा। और अपन ने मान लो बच्चों यहाँ पे पॉइजन यूज कर दिया होता, तो पॉइजन यूज करेंगे तो ग्राफ यूं चला जाएगा। तो देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी देखो यहाँ पे ये हो जाएगी, तो एक्टिवेशन एनर्जी आपको बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी इतनी। अभी समझ में आया क्या किस तरीके से आपका यहाँ पे प्रोमोटर और पॉइजन वर्क करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज लिमिटेशंस क्या है। So this theory is mainly applicable for gaseous reaction and also for solution in which reacting species are molecules. तो किसके लिए applicable होगा, gaseous molecules, gaseous reactions के लिए। दूसरी बात बेटा, this theory is mainly applicable for simple bimolecular reactions, जितने भी बाइमोलिकुलर रिएक्शंस हैं उसके लिए एप्लीकेबल होगा, बट फेल किसके लिए होगा, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा ये कोलिजन थ्योरी। थर्ड, इट कंसीडर्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ द हार्ड स्फीयर एंड इग्नोर स्टैटिस्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। हार्ड स्फीयर का मतलब बच्चों यही है कि जो भी एटम्स यहाँ पे आने चाहिए वो एटम अपने स्फीयर को डिफाइन करते हो, प्रॉपर स्फीयर को डिफाइन करते हो, मतलब वहां पे 1 2 3 कुछ इस तरीके से 1.5 2.5 ऐसे फ्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, है ना, इसका मतलब ये है। समझ में आ रहा है क्लियर लिमिटेशंस। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस। तो फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस की बात करें तो फर्स्ट आता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट की बात करें तो बच्चों इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन सबसे अधिक किसके साथ होगा, गैस के साथ, गैस की एंट्रोपी अधिक होती है, देन लिक्विड सबसे कम सॉलिड के साथ। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीजेस व्हिच प्रोवाइड मोर फ्रीडम फॉर द कोलिजंस। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर बच्चों डिक्रीज करेंगे मॉलिक्यूल्स के रिएक्टेंट के, तो उस केस में आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा, जो फ्रीडम ऑफ कोलिजंस होगा उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं अधिक होगी, जिसकी वजह से आपका जो रिएक्टिंग का जो रिएक्शन होगा वो काफी तेजी से परफॉर्म होगा। सेकेंड पॉइंट इज फिजिकल साइज ऑफ पार्टिकल्स। अगर रिएक्टेंट बच्चों सॉलिड है उस केस में तो रेट ऑफ रिएक्शंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फिजिकल साइज बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। जितना अधिक सरफेस एरिया होगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, तो उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट होने वाला है। ठीक है, और फिजिकल साइज बच्चों जितना बड़ा होगा, है ना, एटम का मॉलिक्यूल का साइज जितना बड़ा होगा तो वहां पे आपका जैसे देखो यहाँ पे सरफेस एरिया देखो ज्यादा है, तो काफी तेजी से रिएक्शन परफॉर्म हुई। और जो फिजिकल स्टेट देखो काफी देखो यहाँ पे इस तरीके से कॉम्पैक्ट साइज का है, तो सारे के सारे एटम देखो एक साथ कोलिजन नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ही एटम कोलिजन कर पा रहे हैं, लेकिन सरफेस एरिया बढ़ गया तो कोलिजन बराबर हो रहा है ना कोलिजन देखो, तो ये भी आपको ध्यान देना है। 2 पॉइंट। नेक्स्ट, डिपेंड होता है बेटा केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे, जैसे फॉर डिफरेंट रिएक्टिंग स्पीसीज नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रोकन एंड देयर बॉन्ड एनर्जीज आर डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट रिएक्टिंग स्पीसीज के लिए नंबर ऑफ बॉन्ड ये आपके ब्रेक हो जाते हैं और उसके बाद बॉन्ड एनर्जी भी आपकी क्या मिलेगी, डिफरेंट। नेक्स्ट, देयरफॉर रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज आल्सो डिफरेंट, सो नाउ रिएक्शन हैव लेस वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी विल टेक प्लेस फास्टर रेट, है ना, ये एक्टिवेशन एनर्जी का जो ग्राफ था उसी के ऊपर डिपेंड है।
नेक्स्ट देखो आप यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन, जितना अधिक कॉन्सेंट्रेशन होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। लेस कॉन्सेंट्रेशन तो लेस कोलिजन होगा, मोर कॉन्सेंट्रेशन तो मोर कोलिजन होगा। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर प्रेशर। प्रेशर बच्चों डिफाइन हमेशा जब भी किया जाएगा तो ओनली फॉर गैसेस मॉलिक्यूल्स, है ना, गैसेस मॉलिक्यूल के साथ। देखो यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू बच्चों क्या हो चुकी है, ज्यादा। अपने पिस्टन को यूज किया, इसको प्रेस किया, और यहाँ पे प्रेशर कैसा है आपका, कंपेरिजन कम है। तो द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर बढ़ाएंगे तो उस केस में आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या करेगा, इंक्रीज, बिकॉज नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स विल इंक्रीज, है ना। तो प्रेशर ऑलवेज यूज्ड फॉर गैसियस मॉलिक्यूल्स, ये बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा तो रिएक्शन का रेट फास्ट होगा, नेगेटिव कैटलिस्ट तो रिएक्शन का रेट आपका स्लो होगा। जैसे आप देख सकते हो नेगेटिव कैटलिस्ट है, तो नेगेटिव कैटलिस्ट बच्चों यूज किया है, तो देखो एक्टिव एनर्जी है तो ये कुछ इस तरीके से ऊपर से जाएगा। एक्टिव एनर्जी आपकी इतनी डिफाइन करनी पड़ेगी और थ्रेशोल्ड एनर्जी यहाँ पे होगी। और अपने नेगेटिव कैटलिस्ट यूज किया, सॉरी पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज किया, तो आपका इस तरीके से ग्राफ चला जाएगा। एक्टिव एनर्जी कम हो चुकी है इतनी, तो आपको इतनी ही देनी पड़ेगी और रिएक्शन आपकी फटाफट से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। दिस इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। देखो अब सप्लाई कर रहे हैं तो हीट सप्लाई करने से बच्चों एनर्जी मिलने वाली, तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, वेदर द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। रिएक्शन एंडोथर्मिक को चाहे एक्सोथर्मिक को, अपन अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो 100% वहां पे क्या होगा, रेट फास्ट होगा। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स आल्सो इंक्रीजेस, नंबर ऑफ एक्टिवेट मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, सो रेट ऑफ रिएक्शंस आल्सो इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो जो रिलेशन है उसको ध्यान रखना है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो नंबर ऑफ एक्टिवेट मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन विल आल्सो इंक्रीज। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। जनरली इट इज फाउंड दैट फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर तो रेट ऑफ रिएक्शंस बिकम्स 2 to 3 टाइम्स। अगर आप हमेशा अगर एवरी टाइम सेल्सियस को इंक्रीज करते हो तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमेशा 2 से 3 टाइम बढ़ता है। ये रिलेशन को ना आप, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। इसमें आता है टेम्परेचर कॉफिशिएंट का रिलेशन आता है। व्हाट इज टेम्परेचर कॉफिशिएंट? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट of a reaction at two different temperature which may differ by 10 degrees Celsius. इसका रिलेशन आता है mu इक्वल टू k t प्लस 10 डिवाइड बाई kt, जिसकी वैल्यू बच्चों आती है 2 to 3, है ना। अगर आप यहाँ पे रिलेशन देखोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट, तो r2 डिवाइड बाई r1 इज इक्वल टू k2 बाई k1 इज इक्वल टू म्यू, ये हो जाता है डेल्टा t डिवाइड बाई 10। अब हो सकता है आपको म्यू की वैल्यू दे दे, डेल्टा टी की वैल्यू दे दे, K1 K2 पूछे या फिर R2 R1 पूछे, तो आपको यहीं से फॉलो करना है। मतलब क्या है कि अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हो हर बार तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 2 से 3 टाइम आपकी स्पीड अप हो जाएगी। इफ टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन इज नॉट स्पेसिफाइड, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है टेम्परेचर, तो कितना लेना है आपको, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। इफ म्यू इज नॉट गिवन तो प्लीज टेक इट 2, अगर म्यू गिवन नहीं होगा तो 2 लेना है, और टेम्परेचर के भी नहीं होगा तो 25 डिग्री सेल्सियस आपको यूज करना है बाय डिफॉल्ट। अब बात करते हैं मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। तो इसमें देखो वही है 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इधर लिया अपने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ लिया बच्चों काइनेटिक एनर्जी। पहले था टेम्परेचर हमारा T, फिर अपन ने किया T प्लस 10, तो जब T अपन ने टेम्परेचर लिया था तो हमारा ग्राफ देखो कुछ ऐसा जा रहा था इस तरीके से, है ना। ये मैक्सिमम गया और देन उसके बाद देखो इस तरीके से यहाँ पे फिनिश हुआ। फिर अपन ने क्या किया कि टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर जैसे इंक्रीज किया तो आपने देखा यहाँ से ये ग्राफ कुछ इस तरीके से शिफ्ट हुआ। मतलब जो टेम्परेचर आपका T था तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आपकी ये देखो डिफाइन इतनी हो रही थी T के लिए, और T प्लस 10 के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ये हो गई। लेकिन जो सरफेस एरिया आपको दिखाई दे रहा है ना, तो दिस एरिया शोज दैट फ्रैक्शन ऑफ एडिशनल मॉलिक्यूल्स व्हिच रिएक्ट एट T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो T प्लस 10 अपन ने जैसे 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो उस केस में इतने जो मॉलिक्यूल्स ऊपर वाले हैं इतने मॉलिक्यूल्स और एक्स्ट्रा आपके इंक्रीज हो चुके हैं। मतलब मैं बोलूं कि सपोज बच्चों 150 डिग्री टेम्परेचर है, आपने जैसे ही 110 और बढ़ाया 160 कर दिया, तो 160 करते ही आपने देखा ये एक्स्ट्रा इतने सारे मॉलिक्यूल्स और तेजी से आ गए और रिएक्शन का रेट फास्ट कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है ना, इस ग्राफ को भी हमें ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन लेते हैं,
The rate of a certain reaction increases by 2.3 times when the temperature is raised from 300 Kelvin to 310 Kelvin. If K is the rate constant, then the rate constant at 310 Kelvin will be. बताओ जल्दी से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, देखते हैं हम लोग। तो देखो बच्चों, आपका आंसर कौन सा है, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन आया कैसे है, एक बार आप देख लो। तो वही रिलेशन है बच्चों, है ना। तो अपन क्या करेंगे, जो रिलेशन अपन ने अभी पढ़ा था उसी की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन का रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाई 2.3 टाइम, 2.3 टाइम्स इंक्रीज हुई है, तो वो वैल्यू आपकी 2.3 यहाँ पे आ गई, इक्वल टू रेट कांस्टेंट उसने दिया है ना 300 और 310, तो ऊपर क्या आएगा आपका T+10 वाला, तो K 310 डिवाइड बाई K 300। उसके बाद आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो आपको मिल गया ये आंसर। तो 2.3 इंटू K 300, तो आंसर कौन सा होगा 2.3। तो कितना सिंपल क्वेश्चन, आपको लग रहा है कि सर यहाँ पे लैंग्वेज ना बहुत डिफिकल्ट टाइप की लिखी है, बट अगर आपको वो फॉर्मूला याद है ना, दो क्वेश्चंस बड़ी आसानी से आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट, यस ओके थैंक यू। नेक्स्ट को बात करते हैं अपन अरेनियस इक्वेशन। अरेनियस इक्वेशन सभी को पता ही होगी। तो K इज इक्वल टू, प्लीज ध्यान रखो, रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू A डॉट E, इसके ऊपर आपकी माइनस EA डिवाइड बाई RT। तो दिस इज द बेसिक अरेनियस इक्वेशन। ए यहाँ पे अरेनियस कांस्टेंट है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है और फ्रीक्वेंसी फैक्टर है। नेक्स्ट इज एक्टिवेशन एनर्जी EA, गैस कांस्टेंट R एंड टेम्परेचर ऑलवेज इन केल्विन, है ना। तो ये आपकी बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है, इसको आप लॉग के टर्म में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बच्चों बात कर रहे हैं कि इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये पहला रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर रेट कांस्टेंट K की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है ना, K की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो क्यों, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। अगर आप T की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो K की वैल्यू भी इंक्रीज करती है। अगर टेम्परेचर आपका हो जाएगा इन्फिनिटी, तो K इज इक्वल टू हो जाएगा E, उस रिलेशन से। सेकेंड क्या लिख सकते हैं अपन, K इज इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं ना, K इज इक्वल टू A E की पावर माइनस EA डिवाइड बाई RT। आप वैल्यू रख के देखो ना, T अगर इन्फिनिटी करोगे तो बच्चों देखो ये पूरा टर्म में हो जाएगा 0, माइनस EA बाई RT 0 हो जाएगा, तो E की पावर 0 तो वो 1, तो बाकी K इज इक्वल टू A हो जाएगा। अपन T इंक्रीज करेंगे तो K की वैल्यू भी हमेशा इंक्रीज करेगी, ये भी रिलेशन ध्यान रखना। तो K बाई A, व्हाट इज K बाई A? K बाई A का मतलब, K बाई A का मतलब होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। और E की पावर माइनस EA बाई RT इज बोल्ट्जमैन फैक्टर। तो कभी क्वेश्चन में आए कि बोल्ट्जमैन फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी, तो कुछ नहीं करना, आपको K बाई A निकालना है। K डिवाइड बाई A फॉलो, बस K बाई A कर दो, रेशियो निकाल दो, वही बोल्ट्जमैन फैक्टर होगा, ठीक है। कभी क्वेश्चन पूछे कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में पूछे कुछ, तो आपको ये निकालना है, K बाई A निकालो, या फिर ये आपका जो है E की पावर माइनस EA डिवाइड बाई RT को फॉलो करो, जिसकी वैल्यू हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर होगी, ये अवश्य देखोगी। अब देख लो आप लॉगरिथमिक इक्वेशन क्या है इसकी, आज इसको फिनिश करते हैं अपन। तो ln K इज इक्वल टू ln A माइनस प्लस ln E की पावर माइनस RT। अब नेचुरल लॉग को हटा दो, तो 2.30 को आप इंट्रोड्यूस कर दो, तो आपकी इक्वेशन ये आ जाएगी। फिर अपन ने सॉल्व किया लॉग बेस 10 के साथ, तो फाइनली आपको ये मिल गया, लॉग बेस 10 K इज इक्वल टू लॉग बेस 10 A माइनस E डिवाइड बाई 2.30 R इंटू T। अब इसे आप कंपेयर कर लो, तो बच्चों y इज इक्वल टू ये हो जाएगा mx, इधर आपका c। इंटरसेप्ट कैसा है, लॉग लॉग बेस 10 A है ना, तो वो तो आपको पॉजिटिव है, तो ग्राफ हमारा कहाँ से होगा, ऑरिजिन से ऊपर चला जाएगा। फिर स्लोप कैसा है, स्लोप है आपका 1/t, अपन ने यहाँ लिया है, तो स्लोप आया माइनस में E डिवाइड बाई 2.30 इंटू R, नेगेटिव में, तो स्लोप आपका जो भी नेगेटिव है, तो ग्राफ हमारा डिक्रीजिंग बनेगा, ठीक है ना। तो ग्राफ बिल्कुल क्लियर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं एट टेम्परेचर T1, तो ये इक्वेशन बन जाएगी, T1 यहाँ पे रखना है, K1 इधर हो जाएगा ना, बिकॉज टेम्परेचर पे K डिपेंड करता है। एट टेम्परेचर T2 होगा, तो आपका ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, T2 इधर K2 इधर। तो अब मैं क्वेश्चन 4 माइनस इक्वेशन 2 3 कर देता हूँ, तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी, जहाँ पे log K2 माइनस log K1 का मतलब ये रेशियो आ जाएगा, log बेस 10 K2 बाई K1 इज इक्वल टू E डिवाइड बाई 2.303 इंटू R नीचे, और इधर हो जाएगा T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T1 इंटू T2। तो प्लीज बच्चों ये लॉगरिथमिक क्वेश्चन को भी आपको ध्यान रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट सी, बड़ी इजी सी, सिंपल सी आपकी रिएक्शन है ये। यस, अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। द एक्टिवेशन एनर्जी नीड, देखो ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शंस कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। बताओ, एक्टिवेशन एनर्जी डिटरमाइन करना है,
तो कौन सा आपका ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिससे हम जो ग्राफ है उसकी स्लोप है उसको अपन क्या कर सकते हैं, वहां से डिफाइन कर सकते हैं। बताओ, ये तो अपन ने देखा है, तो एक्टिव एनर्जी पे ही क्वेश्चन था, मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन है। ओके प्राची का बिल्कुल सही। ओके डन, ये ऑप्शन इज करेक्ट। डेफिनेटली आपको यस यस चिन्मय, बिल्कुल सही है ना। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सीरियसली, बड़ा आसान सा है। देखो तो इस इक्वेशन में देखो, इक्वेशन सभी को पता है, लॉग लिया, ये इक्वेशन बन चुका था कि को प्लॉट करेंगे अगेंस्ट 1/t, तो स्लोप ऑफ लाइन विल बी माइनस e डिवाइड बाई आर। ओके, तो यहाँ पे बच्चों हमारा ये केमिकल काइनेटिक्स होता है फिनिश। कल करेंगे इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस, ठीक है।